हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबीए गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक रहेगा। और अगर इसी पिछले क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अदर सब्जेक्ट का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लोगे, ठीक है। वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उस वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 201 पे चलते हैं। 201 क्वेश्चन देखो, हो रहा था दो कैरियर दे रखा है 40 मेगाहर्ट्ज का, 80 मेगाहर्ट्ज का। ये दोनों जो है मॉड्यूलेटेड किया गया है बाय फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो 4 किलो हर्ट्ज का है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ओके, 4 किलो हर्ट्ज का, सच दैट द बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल इज टू कैसे इज सेम। दोनों का बैंडविड्थ जो रहेगा एफएम में, वो दोनों का बैंडविड्थ सेम रहेगा। ये कैसा सिग्नल है? एफएम सिग्नल रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है पीक डेविएशन इन टू केसेस आर इन द रेशियो। पीक डेविएशन पूछ रहा है, इन दोनों केस में पीक डेविएशन क्या होगा। तो सबसे पहले सिंगल फ्रीक्वेंसी, डेट इज कहने का मतलब एफएम। सिंगल फ्रीक्वेंसी एफएम इज इक्वल टू, इन्होंने बोला 4 किलो हर्ट्ज, है ना। ये क्वेश्चन में दिया। फिर सेकंड बोला कि जो फ्रीक्वेंसी डिविएशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन कहने का मतलब हम लोग उसको लेट करते हैं कि डेल F1 पहला फ्रीक्वेंसी डिविएशन एंड डेल F2 सेकंड फ्रीक्वेंसी डिविएशन। ये दोनों क्या है? एक तरह का फ्रीक्वेंसी डिविएशन है, ओके ना। जहां पर कैरियर फ्रीक्वेंसी किसके लिए होगा, तो FC1 जो है पहला कैरियर फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, है ना। फिर FC2 सेकंड कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो 80 मेगा हर्ट्ज। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे अब इन दोनों का बैंडविड्थ क्या होता है। तो बैंडविड्थ की अगर मैं बात करूं एफएम में, तो एफएम में जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 ऑफ डेल F1 प्लस एफएम, ठीक है ना। ये पहला बैंडविड्थ हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो सिग्नल है तो यहाँ पर दो बैंडविड्थ भी होगा। एक और बैंडविड्थ होगा, एक और बैंडविड्थ क्या होगा, 2 ऑफ डेल F2 प्लस एफ एम, ठीक है ना। ये दो वो बैंडविड्थ हो गया। अब बस कुछ नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये दोनों बैंडविड्थ कैसा है, वो दोनों बैंडविड्थ सेम है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, ओके ना। ये इक्वल हो गया। बस कुछ नहीं करना, बस इसको कैलकुलेट करो और निकालो रिजल्ट। 2 से 2 चला जाएगा। बाकी डेल F1 का वैल्यू डालो। डेल F1 का वैल्यू अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है। डेल F1 का रेशियो निकालना है, प्लस एफएम का वैल्यू दे रखा है 40 किलो हर्ट्ज, तो लिख दो 40 किलो हर्ट्ज। तो ऐसा करता हूँ, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं 40 किलो हर्ट्ज, सॉरी 4 किलो हर्ट्ज है वो, ठीक है। इज इक्वल टू डेल F2 प्लस 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। तो डायरेक्टली तो यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है, लेकिन चलो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये 4 से 4 चला जाएगा, बचेगा सिर्फ डेल F1 एंड डेल F2। इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो डेल F1 अपॉन डेल F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1। दैट इज कहने का मतलब 1:1 रहेगा, ओके ना। तो अगर बैंडविड्थ सेम होता है तो उसका जो बैंडविड्थ आएगा, सॉरी उसका अगर बैंडविड्थ अगर सेम रहता है तो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, जो पीक डेविएशन होगा, वो भी जो दोनों रहेगा केस में वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 201 का। 202 क्वेश्चन नंबर देखो, अ मैसेज सिग्नल है 10 cos 2 pi 100t इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एफएम है वो, ठीक है ना। एंड रिजल्टिंग एफएम जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो बोल रहा है कि इसका बैंडविड्थ क्या होगा, एफएम का बैंडविड्थ निकालो, क्या होगा बैंडविड्थ। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है एमटी इज इक्वल टू 10 cos 2 pi 100t, ठीक है। तो इस एमटी में और एफएमटी में क्या मिल रहा है, एफएम सिग्नल में क्या है, ये दे रखा है, ओके। इसमें आपको क्या नोटिस कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, जो सिग्नल दे रखा है वो एफएम का सिग्नल दे रखा है 20 cos 2 pi 10 power 60 प्लस 15 sin 2 pi 100, ठीक है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आप सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल सकते हो मैसेज सिग्नल से। तो जो एफएम होगा ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा, यहाँ से निकाल रहा हूँ या फिर यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। एफएम इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो जाता है, एम एफ इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है ना। वो देखो ये होता है ना एम टी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से 15 आ रहा है। ये अपना अगर ओरिजिनल इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे, एफएम का जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करोगे तो 15 इज इक्वल टू एम एफ हो गया, ठीक है ना। एम एफ मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। तो आप सबसे पहले बैंडविड्थ बात करो, इस एफएम का बैंडविड्थ क्या होगा, तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम एफ प्लस 1 इंटू 2 ऑफ एफ एम, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, वैल्यू निकालो तो 15 प्लस 1 इंटू एफ एम 2 इंटू 100, ठीक है ना। 2 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्स 32 100 हर्ट्ज आएगा, है ना। दैट इज कहने का मतलब 3.2 किलो हर्ट्ज, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया है। तो आप अगर समझ रहे हो, बेसिक नॉलेज है अगर कम्युनिकेशन का, ठीक है, एफएम से खेलना आता है, अगर इक्वेशन से खेलना आ रहा है तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। देख लो एक स्टेप में आंसर आ रहा है। मैं डायरेक्टली इसका एक स्टेप में आंसर लिखा, बैंडविड्थ निकाल, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे मैं आता, ठीक है ना। और एमएफ का वैल्यू मैं यहीं डायरेक्टली यहाँ पे डालता, फिर डायरेक्टली फिर एफएम का वैल्यू डालता और रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For a device with input xt and output yt is characterized by the yt is equal to x square t, ठीक है ना। तो एफएम सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी डेविएशन दे रखा है 90 किलोहर्ट्ज एंड मॉड्यूलेशन सिग्नल बैंड दे रखा है 5 किलोहर्ट्ज। ये अप्लाइड किया गया उस डिवाइस पे जो डिवाइस का इनपुट xt एंड yt आउटपुट है, ओके ना। तो बैंडविड्थ ऑफ आउटपुट सिग्नल, तो आउटपुट सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होगा, जब सिग्नल बैंडविड्थ का जो है, सिग्नल का बैंडविड्थ कितना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का बैंडविड्थ 5 किलोहर्ट्ज है। तो आउटपुट सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होगा। सबसे पहले आप इस डिवाइस को देखो, ये डिवाइस जो एक तरह का स्क्वायरिंग सर्किट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। ये डिवाइस जो है एक तरह का, जैसे वाईटी अपना आउटपुट है ना, तो उसको इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर टी आ रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एज अ स्क्वायरिंग सर्किट कर रही है, एज अ स्क्वायरिंग सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा है ना। दैट इज कहने का मतलब, अगर ये स्क्वायरिंग सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, है ना, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा एफ डी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो अपना होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है ना। वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। बट जो अपना एफएम रहेगा, है ना, एफएम जो रहेगा अपना, वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पता चल जाएगा। तो डेल एफ वन जो अपना सॉरी डेल एफ टू जो अपना रहेगा, वो डेल ऑफ एफ वन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। कहने का मतलब 2 इंटू, और डेल एफ वन का वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है, 90 किलो हर्ट्ज, तो 90 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो डेल एफ टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 किलो हर्ट्ज, ओके ना। बस कुछ नहीं, अब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफएम का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, एफएम का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने, एफएम का वैल्यू बोल दिया है कि अपना 5 किलो हर्ट्ज है, 5 किलो हर्ट्ज है। तो यहाँ पे दे रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसका बैंडविड्थ ऑफ 5 किलो हर्ट्ज इज अप्लाइड टू दी डिवाइसेस। तो ये अपना मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद बैंडविड्थ निकालो इसका, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू, क्वेश्चन पूछ रहा है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ऑफ, अभी जस्ट मैंने बताया एक ये भी फॉर्मूला होता है, डेल ऑफ 2 प्लस एफएम, ठीक है ना। तो 2 ऑफ डेल ऑफ 2 दैट इज कहने का मतलब 180, ठीक है, एंड एफएम का मतलब 5। सॉल्व करोगे तो लगभग 370 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा 203 का। 204 क्वेश्चन नंबर देखो। In an FM system, a carrier of 100 megahertz is modulated by the sinusoidal signal जिसका 5 किलोहर्ट्ज दे रखा है, and bandwidth of Curzon's approximation is 1 megahertz, ठीक है। अब if yt is equal to modulated waveform का क्यूब है, ठीक है, then the by using Curzon's approximation the bandwidth of yt around the 300 megahertz and the spacing of spectral component, in spacing spectral component फाइंड आउट करो वो क्या होगा by the कर्जन्स रेशियो की तरह, ठीक है ना। कर्जन्स अप्रोक्सीमेशन से आपको बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है, ओके ना, एक स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एफएम सिग्नल जो दे रखा है वो एफएम सिग्नल में एफएम का वैल्यू, एफएम का वैल्यू यानी 5 किलोहर्ट्ज दे रखा है ना, 5 किलोहर्ट्ज दे रखा है एफएम का वैल्यू जिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। फिर यहाँ से सबसे पहले आप बैंडविड्थ निकालो, बैंडविड्थ फाइंड आउट कर लो। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या, 2 ऑफ डेल एफ प्लस एफएम होता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ने बोल रहा है कि इसका जो बैंडविड्थ है ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मेगाहर्ट्ज है, तो 1 मेगाहर्ट्ज, ओके ना। तो उसी को सॉल्व करो, दैट इज कहने का मतलब 1 मेगाहर्ट्ज मींस थाउजेंड्स किलो हर्ट्ज, इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है ना। अगर किलो हर्ट्ज में रहेगा तो बेटर रहेगा। बस इसको सॉल्व करो, 2 से ये कटेगा तो क्या होगा, 500 किलो हर्ट्ज हो गया। और जो वैल्यू आएगा अपना डेल एफ प्लस एफ एम इज इक्वल टू कितना हो गया, 500, ठीक है ना। तो डेल एफ का वैल्यू मैं निकालता हूँ, एफ एम का वैल्यू दे रखा है 5, एफ एम का वैल्यू 5 दे रखा है। तो जो डेल एफ निकल जाएगा, डेल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 माइनस एफ एम, दैट इज कहने का मतलब 500 माइनस 5 जो आएगा 495। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपना आ गया है, डेल एफ जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपना 495 किलो हर्ट्ज आ गया। अब बात करते हैं कि ये देखो, ये जो है ना, ये वाई टी इज इक्वल टू निकल रहा है, वाई टी इज इक्वल टू मॉड्यूलेटेड वेव का
क्यूब दे रहा है, तो ये जो है ये एक nth, और मान लो सपोज करो मैंने डिवाइस माना, ठीक है ना, जो nth ऑर्डर का रहेगा, जो लिनियरिटी रहेगा, ठीक है ना, अगर वो nth ऑर्डर का रहेगा तो जो डेविएशन होगा, फ्रीक्वेंसी का डेविएशन, तो उसका n का वैल्यू जो रहेगा वो 3, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि वो क्यूब का मतलब n का वैल्यू 3 है, जो ऑर्डर है वो 3 है, ठीक है। तो जो अपना न्यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, तो न्यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ जो न्यू होगा, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ऑफ डेल एफ, ओके ना, क्योंकि वो क्यूब है तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो, तो 3 ऑफ डेल एफ कहने का मतलब 3 ऑफ डेल एफ मीन्स 495, सॉल्व करो तो आएगा 1485 किलो हर्ट्ज, ओके ना। अब ये बोल रहा है कि क्या निकालना है मुझे निकालना है स्पेक्ट्रल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट किस तरीके से निकलेगा, यानी कि वो बैंडविड्थ पूछ रहा है, तो बैंडविड्थ निकाल के दिखाता हूँ। तो बैंडविड्थ निकालो सबसे पहले यहाँ पे, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 ऑफ डेल एफ न्यू प्लस एफ इन, है ना, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 2 ऑफ डेल एफ जो न्यू आया 1485 आया है, एंड प्लस एफ एम का वैल्यू 5 दे रखा है। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स ये आएगा 2.98 या फिर 2.98 मेगा हर्ट्स, या फिर कह सकते हो कि 3 मेगा हर्ट्स बता दो उसको, ठीक है ना, 3 मेगा हर्ट्स। तो ये अपना बैंडविड्थ हो गया, ठीक है ना, ये इसका बैंडविड्थ हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट जो अपना फ्रीक्वेंसी का जो मेन बैंडविड्थ है वो 5 किलो हर्ट्स एफएम का, तो ये यहाँ से आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो गया 3 एंड 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर 204 का वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज डबल इन एफएम देन द एसएनआर क्या होगा। तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को अगर डबल कर रहा है तो एसएनआर बताओ क्या होगा। तो पहले बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर मैं एफएम का बात करूँ, एफएम में जो बैंडविड्थ होता है, तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ऑफ एमएफ प्लस एफएम, सॉरी एमएफ प्लस 1 इंटू एफएम, ये होता है ना बेसिक फॉर्मूला। एक और मैंने बताया डेल एफ प्लस एफएम इज इक्वल टू वो 2 इंटू डेल एफ प्लस एफएम, वो भी फॉर्मूला होता है, तो बात तो बराबर ही है। तो अपने ये एक ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब बात करा, क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो डबल हो रहा है ना, तो बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है। तो सबसे पहले उससे पहले समझो, मतलब कि इसका जो अब बात करते हैं 4 वाइड बैंड एफएम में अगर मैं बात करूं, तो जो एमएफ होता है वो मच ग्रेटर देन द 1 होता है। तो अपना बैंडविड्थ जो हो जाएगा, बैंडविड्थ जो अपना सिंपली हो जाएगा वो बैंडविड्थ 2 ऑफ एमएफ एफएम, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपना एमएफ का वैल्यू क्या निकलेगा, एमएफ का वैल्यू इज इक्वल टू बैंडविड्थ अपॉन 2 ऑफ एफएम, है ना। तो ये अपना बैंडविड्थ निकल गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को डबल कर रहा है, तो ये जो बैंडविड्थ है इसको डबल कर रहा है। मुझे रिलेशन निकालना था, एक्चुअल मुझे रिलेशन निकालना था। तो क्वेश्चन ने बोला कि बैंडविड्थ को डबल कर रहा है, तो एमएफ तो इंक्रीज होगा, अगर इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये भी तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज होगा। बट वो इंक्रीज कैसे होगा, वो लिनियरली इंक्रीज होगा, ठीक है ना, लिनियरली इंक्रीज होगा, बिकम और डबल, मतलब वो डबल हो जाएगा बट वो लिनियरली होगा, डबल तो होगा बट कैसा होगा, वो लिनियरली डबल होगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि लिनियरली डबल कैसा होगा। इसका तो ऑप्शन आपको मिल गया, लिनियरली डबल होगा, लेकिन इसका एक और होता है कि अगर ये डबल होगा लिनियरली, तो क्वेश्चन ने बोला कि इसका एसएनआर बताओ। एसएनआर मैं इसने एमएफ नहीं पूछा, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं पूछा, इसने बोला एसएनआर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ एफडीए में जो एसएनआर होता है, एफडीए में इज इक्वल टू एसएनआर हॉट अपॉन एसएनआर इन होता है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 एमएफ का स्क्वायर, ओके ना। तो कहने का मतलब जज अगर हमारा एमएफ जो रहेगा वो डबल होगा, तो एफएमओ जो होगा, एफएमओ नेट इट इज एसएनआर, ठीक है ना। एफएमओ को इट इज एसएनआर है। तो अगर मैं एसएनआर को, अगर हमारा एमएफ डबल होता है, तो उससे कारण हमारा जो एमएफ अगर डबल हो गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा एफएमओ, ठीक है ना। इन एसएनआर हमारा क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इम्प्रूव 4 टाइम्स नहीं 4 फोल्ड कह सकते हो उसको, ठीक है ना। तो अगर ये देखो एमएफ हमारा डबल हुआ, बैंडविड्थ डबल हुआ, तो एमएफ डबल हुआ, एमएफ डबल होगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स होगा, दैट इज कहने का मतलब 4 फोल्ड होगा, तो एसएनआर क्या होगा, 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 205 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ एफएम एंड एएम। एफएम एंड एएम का क्या एडवांटेज है वो क्वेश्चन बोल रहा है।
तो बोल रहा है बेटर नॉइज इम्यूनिटी टू इज प्रोवाइडेड, दोनों में है, ठीक है ना। ये लोअर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड बोल रहा है, ट्रांसमिटेड पावर इज मोर यूजफुल, लेस मॉड्यूलेटिंग पावर इज रिक्वायर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? 206 का डी हो जाएगा, 1 एंड 3, 1 3 एंड 4, ये तीन जो है वो सही है, ठीक है ना। अब किस तरीके से सही है? तो सबसे पहले देखो 1 में क्या बोलता है, बेटर नॉइज इम्यूनिटी जो होता है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड थर्ड जो ट्रांसमिटेड पावर जो होता है यूजफुल में आता है, बात सही है। एंड लेस मॉड्यूलेटिंग पावर इज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 3 एंड 4 रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 207 पे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, व्हाई डज एन एफएम रेडियो स्टेशन परफॉर्म बेटर देन द एम स्टेशन रेडिएशन द सेम टोटल पावर, ठीक है ना। मतलब बोल रहा है कि एफएम जो स्टेशन होता है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है देन द एम स्टेशन। तो उसका रीजन बताओ क्या होता है? क्योंकि एफएम इज इम्यून है टू नॉइज का, या एम हैज ओनली टू साइड बैंड व्हाइल द एफएम हैज मोर, ठीक है। एफएम यूज करता है लार्ज बैंडविड्थ एंड लार्ज फॉर लार्ज मॉड्यूलेटिंग डेप्थ एंड कैपिटल इफेक्ट अपीयर इन एफएम। तीन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, क्यों? क्योंकि वो इम्यून टू नॉइज है वो, ठीक है ना। एफएम जो है वो इम्यून टू नॉइज है, इसलिए हम लोग बेटर बेटर होता है, ठीक है ना, बेटर देन एम स्टेशन होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। तो अगर मैं इसका, क्योंकि इसका जो पॉसिबिलिटी होता है फॉर द फिटिंग के लिए, एम्पलीट्यूड लिमिटर के लिए, तो ये एक तरह का इम्यून करता है, ठीक है ना, इम्यून टू नॉइज रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 208, ऑन मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी बाय एन ऑडियो सिग्नल एफएस, ठीक है। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर शुड हैव द एफसी है, एफसी प्लस एफएस है एंड एफसी माइनस एफएस है। ये हो गया कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया अपर साइड बैंड एंड ये हो गया लोअर साइड बैंड, ठीक है ना। एलएसबी एंड एमएसबी, एलएसबी हो गया एंड यूएसबी हो गया एंड ये अपना कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो बोल रहा है ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी हो, दोनों में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों में ये प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि दोनों में जो साइड बैंड होता है दोनों का दो साइड बैंड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 208 का, ठीक है। 209 देखो, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, the bandwidth of AM wave depends on the bandwidth of modulating signal। फिर सेकंड बोला the bandwidth of AM wave depends on the modulation index and bandwidth of FM wave जो all particle process depend on the amplitude of the carrier। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो सही है? ये स्टेटमेंट, ये सारा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं AM का बैंडविड्थ, ठीक है ना, बैंडविड्थ ऑफ अगर AM में बात करूं तो AM का जो बैंडविड्थ होता है वो डिपेंड करता है बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है ना। बैंडविड्थ ऑफ डिपेंड अपॉन द बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है ना, बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड इसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे ये बैंडविड्थ पे डिपेंड नहीं करता है, बट नॉट मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब जो बैंडविड्थ होता है इज इक्वल टू होता है 2 ऑफ एफएम, ठीक है ना। बैंडविड्थ ऑफ 2 ऑफ एफएम कहने के बाद 2s ऑफ बैंडविड्थ ऑफ ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अपना ये जो होगा वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया। फिर सेकंड, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो तो ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये सारा जो स्टेटमेंट है वो उल्टा ही दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो नन होगा, ठीक है ना। इसने बोला कि एम का बैंडविड्थ है वो डिपेंड करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ए नहीं दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। एंड बैंडविड्थ ऑफ एम जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है, तो ये तो नहीं हो रहा है अपना। बैंडविड्थ ऑफ एफएम जो होता है और पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं अगर बैंडविड्थ ऑफ एफएम का, तो वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है ना। बैंडविड्थ ऑफ अगर मैं बात करूं एफएम का, क्या होता है बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज इक्वल टू क्या होता है 2 ऑफ एफएम प्लस डेल एफ होता है ना, या फिर कह सकते हो 2 ऑफ एमएफ प्लस 1 इंटू एफएम, ये होता है ना बैंडविड्थ। तो इनमें से देखो क्या इस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर हैव एफएम का डिपेंड करता है फॉर ऑल पर्पस ऑफ डिपेंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। तो ऑप्शन नंबर इसका दैट इज कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड फिर फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड एम पे डिपेंड कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये। तो आप सिंपली समझो कि इसका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि वैसा ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही होगा जो ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा, कोई मैच नहीं कर रहा। इसका ऑप्शन हमारा वन रहेगा जो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोरा 210, व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज हाफ। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हाफ कर रहा है एंड द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, द मॉड्यूलेशन सिस्टम इज काउंट। मतलब मॉड्यूलेशन सिस्टम कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने सबसे पहले बोला कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का सिस्टम एंड फेज मॉड्यूलेशन सिस्टम जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, नोट में आप लिख दो, मैं नोट में लिख दे रहा हूँ। होता है जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है एंड इंडेक्स ऑफ एम का
of AM, modulation index of AM and the phase modulation, ठीक है ना, and phase modulation is independent of modulating frequency, that लिख दो FM, ठीक है ना, इन FM से इंडिपेंडेंट होता है, ओके ना। तो ये अपना हो गया। तो इसके बाद दैट इज कहने का मतलब जो अपना मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM का एंड FM PM का, वो इंडिपेंडेंट ऑफ FM का होता है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब अपना जो MA होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है वो K ऑफ AM होता है ना। या फिर कह लो अगर मैं फेज में बात करूं तो MP जो होता है KP ऑफ AM होता है, ठीक है ना। तो ये इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। अब मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स में लिखूं तो एक और होता है MF इज इक्वल टू क्या होता है डेल F अपॉन FM, है ना, ये भी होता है। इज इक्वल टू कह सकते हो K AM अपॉन FM, ठीक है ना। तो अब आप समझो कि ये जो बैंडविड्थ, ये जो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है डबल हो रहा है विथ रिड्यूस ऑफ हाफ ऑफ FM, ठीक है ना। ये डबल होगा विथ रिड्यूस ऑफ हाफ ऑफ AM। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये डबल हो रहा है, ठीक है। हाफ, इसको जब हाफ करते हैं, मॉड्यूलेशन को हाफ करते हैं तो ये डबल हो रहा है। ये जो सिग्नल होगा वो सिग्नल हमारा होगा, वो सिग्नल हमारा सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, ओके ना। ये कौन सा सिग्नल होगा, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 देखो, बोल रहा है कि अ सिंगल कंटेंट्स कंपोनेंट्स 400 हर्ट्ज एंड 2400 हर्ट्ज। द सिग्नल मॉड्यूलेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज दे रखा है। However, after demodulation, it is found that 400 hertz signal components present. The bandwidth of channel is 15 kilohertz. Why? What is the reason for the higher frequency signal not to be detected properly? मतलब इसने बोला जो डिटेक्ट किया जो सिग्नल को वो 400 हर्ट्ज को डिटेक्ट किया एंड 2400 हर्ट्ज को डिटेक्ट नहीं किया, तो इसका रीजन क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीजन बताओ, इसका रीजन क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ FM में, अगर मैं FM का बात करूँ तो एम्पलीट्यूड ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी जो होता है, अगर मैं FM का बात करूँ तो FM में जो अगर मैं बात करूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रिड्यूस, ठीक है ना, रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब अगर वो रिड्यूस होगा तो जो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा कंपोनेंट वो लॉस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो सो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर लॉस्ट, ठीक है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो बट ये जो ट्रांसमिशन होगा, अब मैं बात करूँ तो सिग्नल, इसी को तो कहा जाता है प्री एम्फेसिस, जिससे लॉस्ट लॉस्ट करता है, इसी को तो प्री एम्फेसिस कहा जाता है ना, प्री एम्फेसिस, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये जो हो रहा है मॉड्यूलेशन यूज्ड इन FM बट प्री एम्फेसिस इज नॉट यूज्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 211 का, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा। मॉड्यूलेशन यूज्ड इन FM एंड बैंडविड्थ इज इनसफिशिएंट, ठीक है ना। बैंडविड्थ जो रहेगा वो इनसफिशिएंट रहने के कारण वो अपना मॉड्यूलेशन यूज्ड इन FM एंड बैंडविड्थ इज इनसफिशिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 211 का। 212 क्वेश्चन नंबर देखो, और एक सिग्नल दे रखा cos ओमेगा CT एंड 0.5 cos ओमेगा MT tan ओमेगा CT, ठीक है। ये सिग्नल जो है वो कैसा सिग्नल है, FM हो गया, AM हो गया, या बोथ है, या फिर नाइदर AM एंड FM। तो सबसे पहले सिग्नल देखो, ये सिग्नल जो है वो AM है, ठीक है ना। ये तो आप देख के पता कर रहे हो कि ये सिग्नल कैसा AM है। यहाँ पे अपना मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये हो गया, है ना, MT इज इक्वल टू ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बाकी अपना इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो अब मुझे पता करना है कि AM तो है, ठीक है ना। तो AM तो हो गया, बट इसका आंसर जो होगा वो FM भी होगा। FM कैसा है, ये FM जो अपना वो नैरो बैंड है, ठीक है ना, नैरो बैंड FM है। तो FM कैसा है, वो नैरो बैंड हो गया, नैरो बैंड, ओके ना। नैरो बैंड ये FM है, नैरो बैंड FM एंड फिर AM दोनों है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 212 का, ठीक है। 213 देखो, एन AM सिग्नल एंड a narrow band FM signal with identical carriers modulating signals and the modulated indices is 0.5 0.1 are the added together, दोनों को ऐड किया जाता है। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होता है वो क्लोजली अप्रोक्सीमेट
इज, मतलब इनमें से जो अगर मैं दोनों मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स को मैं ऐड करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा सिग्नल कराएगा, ब्रॉडबैंड एफएम कहलाएगा या डीएसबीएससी कहलाएगा या एसएसबीएससी या फिर एसएसबी, सिर्फ एसएसबी कराएगा, विद कैरियर विदाउट कैरियर। तो इसमें से ऑप्शन पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मैं एएम सिग्नल का एक पहले इक्वेशन लिखूं, ठीक है ना, उससे आप वहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर मैं सिंपली आप एस एम का एस ऑफ एम टी लिखो क्या होता है, एस ऑफ एम टी क्या होता है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, है ना, प्लस ए सी एम ए अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी प्लस ए सी एम ए अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ये अपना होता है एम का। अगर सपोज मुझे एस ऑफ एफ एम लिखो, नैरो बैंड एफ एम, है ना, टी, इसका लिखो तो क्या ऐसा इक्वेशन होता है, तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी, सॉरी ये माइनस होता है यहाँ पे, ए सी बी अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, है ना, प्लस ए सी बी अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 मान लो एंड इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों को जब ऐड करो, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे क्या रिजल्ट आएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे ऐड करके बता रहा हूँ। जो ऐड जब मैं करूंगा तो क्या निकल के आएगा, तो एस ऑफ एम ऑफ टी प्लस एस ऑफ नैरो बैंड एफ एम ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब दोनों को जोड़ूंगा मैं तो रिजल्ट जो निकलेगा वो 2 AC, ठीक है ना, cos 2 पाई एफ ऑफ सी टी प्लस 2 AC एम ए cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी, ठीक है ना, ये रिजल्ट आएगा। इसको हल्का मतलब सिंपल बनाओ, तो सिंपल बनाओगे तो कैसा आएगा, 2 AC cos 2 पाई एफ सी टी, ओके, प्लस इसको ए सी एम ए कर लो, ओके ना, ये बाई 2 यहाँ पर रहेगा एंड 2 से 2 कटेगा, ये ना, ए सी एम ए cos 2 पाई एफ सी प्लस एम ए ऑफ टी, ठीक है ना। तो ये अपना इक्वेशन आ गया। अब ये स्पेक्ट्रम आप देखो, इस स्पेक्ट्रम में आपको क्या दिख रहा है कि एम एंड एफ एम जो होता है वो दोनों दोनों सिमिलर है ना, दोनों सिमिलर है। बट उसका देखो कि एल एस बी और एल एस बी देखो, आप एक्सपेक्ट करो, देखो कि एल एस बी देखो, इसका सबसे पहले एल एस बी देखो एंड फिर नैरो बैंड का एफ एम देखो, वो दोनों में क्या होगा कि 180 का फेज शिफ्ट हो गया, है ना, 180 का फेज शिफ्ट दिख रहा है आपको। तो अगर 180 का फेज शिफ्ट होगा, जहां पर अपना सिग्नल जो ऐड करते हैं हम लोग एम इसको एम को एंड एफ एम को, डायरेक्ट में क्या होता है 180 का फेज शिफ्ट हो जाता है। ये सिग्नल जो रिजल्टेड सिग्नल जो रहेगा वो हमारा एसएसबी रहेगा विथ कैरियर, ठीक है ना। ये जो रिजल्टेड सिग्नल कैसा है वो एसएसबी हो गया विथ कैरियर, ठीक है ना। एक विथ कैरियर अपना एसएसबी सिग्नल होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, 213 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एल एक लेट मान रहा है, एम टी इक्वल टू दे रखा है मैसेज सिग्नल एंड द फिर कैरियर सिग्नल भी दे रखा है। बोल रहा है कि सी टी एंड एम टी आर यूज्ड टू जनरेट एम सिग्नल, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है एम कितना, तो बोल रहा है देन द क्वांटिटी ऑफ टोटल साइड पावर बाय कैरियर पावर इज, तो उसका ये रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है, दैट इज एम ए इज इक्वल टू दे रखा है 0.5, ओके ना। और टोटल पावर जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पीसी, पावर ऑफ कैरियर पावर, ठीक है ना, 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 2, ओके ना। एक होता है कैरियर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर अपॉन 2। तो बस कुछ नहीं करना, क्या बोल रहा है कि टोटल साइड बैंड पावर अपॉन कैरियर पावर, इसका इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब साइड बैंड पावर निकालो, तो साइड बैंड पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
इंटू इंटू इंटू हो जाएगा MA अपॉन 2, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, अब इसका वैल्यू निकालो, ये अपना साइड पावर हो गया MA स्क्वायर अपॉन 2। तो अब निकालना मुझे क्या, टोटल साइड पावर दैट इज PS, ठीक है। तो साइड पावर PS अपॉन टोटल पावर कैरियर पावर PC। तो PS इज इक्वल टू क्या जस्ट निकाला, AC का स्क्वायर इंटू MA का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। एंड PC का वैल्यू कितना है, AC का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बस वैल्यू मैं फाइंड आउट किया हूँ, तो वैल्यू निकालो, इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट देखो, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर जाएगा, है ना, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में। तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा सिंपली, जो अपने पास क्या बच रहा है, वो MA स्क्वायर अपॉन 2 बच रहा है। दैट इज कहने का मतलब 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 8 हो रहा है, ठीक है ना, 1 अपॉन 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 8 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 214। बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन दे रहा है, अब बोल रहा है CT and MT आर यूज फॉर द जनरेट द AM सिग्नल एंड इफ द पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ द जनरेशन FM सिग्नल इज 3 टाइम्स द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ओके ना, AM सिग्नल का, देन द कोफिशिएंट ऑफ टर्म ऑफ इतना इन FM सिग्नल। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है कोफिशिएंट क्या होगा। तो पहले MT सिग्नल दे रखा है, ठीक ना, MT ये हो गया एंड CT ये हो गया, ओके। अब यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है, इससे आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ से आपको AC मिला, ठीक है, एम्पलीट्यूड मिला ऑफ कैरियर सिग्नल 5 दे रहा है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल 5 हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या मिला, FC मिला, यानी कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मिला। FC FC आपके पास क्या हो गया 1 मेगाहर्ट्ज, 10⁻6 कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मेगाहर्ट्ज हुआ ना, तो 1 मेगाहर्ट्ज। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अपना चलो मैसेज सिग्नल के पास, तो एम मिला वहाँ पे, एम्पलीट्यूड इसका कितना मिला, एम्पलीट्यूड इसका देखो कितना है, इस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है अपने पास 6, है ना, तो 6 हो गया। एंड नेक्स्ट अपना इसके बाद ये FM देखो, FM इज इक्वल टू कितना हो गया 2 किलो हर्ट्स, ओके ना, तो 2 किलो हर्ट्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻3, इसलिए 2 किलो हर्ट्स हो गया, ओके। तो ये अपना निकल के इतना आ गया, सारा डाटा अपना मैंने लिख दिया कि क्या क्या डाटा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या इसमें होता है। आगे बढ़ेंगे तो अब पहले इस पे फ्रीक्वेंसी डिविएशन निकालो, क्योंकि FM का बात कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिविएशन डेल F इज इक्वल टू क्या होगा, वो क्वेश्चन ने बोला कि 3 टाइम्स हो रहा है ना, 3 टाइम्स यहाँ पे लिख रहा है 3 टाइम्स हो रहा है फ्रीक्वेंसी डिविएशन। तो 3 टाइम्स किसका हो रहा है, FM का हो रहा है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ का, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ओके ना। तो 3 टाइम्स ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितना था अपने पास, 2 FM था AM का, है ना, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 6 ऑफ FM हो गया। तो 6 ऑफ FM का वैल्यू कितना है 2 किलो हर्ट्ज, दैट इज कहने का मतलब 12 किलो हर्ट्ज, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, ये अपना डेल एफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन निकल गया। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन FM हो जाएगा, है ना। तो 12 अपॉन 2 दैट इज 6 हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखो, ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF है वो मच मच ग्रेटर देन 1 है ना, 1 है। कहने का मतलब अगर ये ऐसा है तो ये कैसा होगा, वाइड बैंड FM सिग्नल होगा ये, है ना। तो वाइड बैंड FM सिग्नल का क्या इक्वेशन होता है, बस वो लिखो, वहां से आपको वैल्यू निकल जाएगा, बेसिस कोफिशिएंट से मैं वहां से वैल्यू निकालूंगा। चलो मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ। तो एस ऑफ लिखो यहाँ पर क्या होगा, एस ऑफ WBFM ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू AC समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके, J ऑफ n, क्या यही मेन इक्वेशन होता है, M ऑफ cos 2 पाई FC प्लस FM ऑफ NFM, ठीक है ना, NFM ऑफ T होता है, ओके। तो ये अपना इक्वेशन होता है वाइड बैंड FM का। अब मैं यहाँ पे बात करूँ FC प्लस NFM, FC प्लस N ऑफ FM, ये जो है वो 1008 किलो हर्ट्ज है, ठीक है ना, 1008 किलो हर्ट्ज ये है। तो ये अपना कहाँ से है, FC प्लस NFM इज इक्वल टू 1008 क्वेश्चन में दे रखा है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है 1008, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1008 इसका दे रखा है वैल्यू। तो ये एफ सी प्लस एन एफ एम है। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। तो एफ सी का वैल्यू कितना हो गया, एफ सी का वैल्यू अपना 1 × 10⁻⁶ है ना, प्लस एन ऑफ एफ एम का वैल्यू अपने को पता है ना, एफ एम का वैल्यू कितना है 2 ऑफ एफ एम का वैल्यू कितना है 10⁻³ इज इक्वल टू 1008। सॉल्व करोगे तो यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, बस बेसल्स कोफिशिएंट निकालो। तो बेसल कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है ए सी जे एन एम एफ, ठीक है ना, ये कोफिशिएंट होता है बेसल कोफिशिएंट। तो ए सी का वैल्यू देखो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, ए सी का वैल्यू, चलो इस इक्वेशन पे चलो। तो ए सी का वैल्यू अपने को क्या मिल रहा है ना 5 मिल रहा है, ए सी का वैल्यू 5, तो 5 ले लो, तो 5 हो गया। एंड जे ऑफ एन का वैल्यू कितना है 4 हो गया। एंड एम एफ का वैल्यू कितना अपने को मिला, एम एफ इजिकल टू क्या है अपने पास 6, तो 6। तो ये अपना इक्वेशन हो गया बेसिस कोफिशिएंट का। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, 215 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 216 देखो, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द वीटी इज इक्वल टू एथेनॉल। तो ये कौन सा सिग्नल हो गया, एसएसबी अपर साइड बैंड हो गया, या फिर डीएसबी सप्रेस्ड कैरियर हो गया, या एम हो गया, या नैरो बैंड एफएम है, ठीक है, इनमें से कौन सा ये सिग्नल है। तो आप सबसे पहले वीटी को देखो, वीटी में क्या लिखा हुआ है 5 cos 10⁻6 pi माइनस sin 10⁻3 pi इंटू sin 10⁻6 pi, ये दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस वाली इक्वेशन को वीटी इज इक्वल टू, है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से। तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 cos 10⁻6 पाई ऑफ टी, है ना, प्लस 5/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको अंदर में 5/2 यहाँ से लगा दो cos 10⁻6 प्लस 10⁻3 ऑफ पाई टी, ठीक है ना, पाई ऑफ टी माइनस 5/2 cos 10⁻6 माइनस 10⁻3 पाई ऑफ टी। यहाँ पे क्या मैंने लगाया, इस 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 5 यहाँ पे आया, बाकी 2 से नीचे डिवाइड किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin a इंटू sin b का क्या होता है cos a प्लस बी इंटू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आके यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिखा। तो इसमें आप देखो, अब देखो यहाँ पे कैरियर पावर दिख रहा है आपको, एक कैरियर पावर दिख रहा है, ओके ना। फिर साइड बैंड पावर दिख रहा है, जो साइड बैंड अपर साइड बैंड पावर इन द फेज एंड लोअर साइड बैंड पावर क्या है आउट ऑफ द फेज। अपर साइड बैंड देखो फेज में है, एंड लोअर साइड बैंड क्या है वो अपर, ये अपना आउट ऑफ द फेज है, ये आउट ऑफ फेज ही होगी, एंड ये इन फेज हो गया, ठीक है ना, इन फेज, ये दोनों दिख रहा है। तो अगर ऐसा सिग्नल तो ये कैसा होता है नैरो बैंड एफएम सिग्नल होता है, ठीक है ना। तो ये अपना नैरो बैंड एफएम सिग्नल हो गया 216 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा वीटी इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन, वही सेम बोल रहा है कि ये कैसा सिग्नल है, वही सेम, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये 5 को अंदर करना, ठीक है ना, 5 यहाँ पे आएगा, बाकी 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, 2 साइन इंटू साइन बी पे तोड़ोगे तो जो वही सेम रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि यहाँ भी देखो सेम माइनस ही था यहाँ पहले से भी, वही सेम क्या रिजल्ट आएगा, वो अपना नैरो बैंड ही रहेगा, तो नैरो बैंड एफएम सिग्नल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the minimum value of modulation index beta for a FM system required to produce a noticeable improvement in SNR over a comparable AM system with mu is equal to 1, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या बीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। तो सबसे पहले एस बाई एन जो रेशियो होता है एफएम सिस्टम का, वो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एस अपॉन एन जो होता है वो एफएम सिग्नल का, यानी एफएम का जो होता है वो 3/2 ऑफ बीटा होता है, ठीक है ना, 3/2 ऑफ बीटा का स्क्वायर ये होता है अपने पास। अब मैं बात करूं अगर सपोज करूं कि एम सिग्नल का, तो एस अपॉन एन जो रहेगा वो एम का, अगर मैं लिखूं तो जो एम का होता है वो होता है म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये तो पढ़ते आ रहे हो शुरू से। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसने बोला कि सिस्टम जो है दोनों क्या है, वो तरह का दोनों जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है कंपेरेबल करो, दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेरेबल करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 3/2 ऑफ बीटा का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ओके ना। बस वैल्यू पुट करो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से आएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/3, ओके ना। तो 1/3 म्यू इज इक्वल टू 1 था, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू
1/3 पहले से था, इधर जाएगा तो 2/3, ये वाला पलट जाएगा, ये उधर तो पलट जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपना 2/9 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/9, तो जो बीटा का स्क्वायर का वैल्यू जो है, बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2/9, ठीक है ना। दैट इज बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा, बीटा का वैल्यू जो होगा वो √2/9 हो जाएगा, ओके ना। दैट इज ये 0.471। तो ऑप्शन नंबर बीटा का वैल्यू क्या होगा, वो सी हो जाएगा, 0.471, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ कैरियर वेवफॉर्म 10 cos ओमेगा ct एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रखा है 3 cos ओमेगा mt एंड फ्रीक्वेंसी एंड एफएम एंड एफसी दे रखा है, इसने वैल्यू बोल रहा है कि सेंसिटिव है एफएम एफएम, तो बोल रहा है इसने क्वेश्चन बोला कि आप निकालो व्हाट आर द चैनल बैंडविड्थ ऑफ रिक्वायरमेंट एएम एंड एफएम का, दोनों का चैनल बैंडविड्थ निकालो, क्या होगा दोनों का चैनल बैंडविड्थ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो सीटी दे रखा है ना, 10 cos ct इज इक्वल 10 cos ओमेगा ct दे रखा है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एफ एस मिलेगा, है ना। एफ एस कह लो या एफ सी कह लो, तो एफ सी इज इक्वल टू कितना 100 kHz, तो क्वेश्चन दे रखा है। अब एम टी का बात करते हैं, तो एम टी में अपने को एफ एम दे रखा है, एफ एम का वैल्यू 4 kHz, ठीक है ना, ये दोनों चीज दे रखा है। तो बैंडविड्थ निकालो ऑफ, बैंडविड्थ ऑफ एम का क्या होगा, 2 ऑफ एफ एम होता है ना, तो 2 ऑफ 4 दैट इज 8, तो 8 किलोहर्ट्ज ये एम का बैंडविड्थ हो गया, ओके ना, 8 किलोहर्ट्ज एम का बैंडविड्थ हो गया। अब बैंडविड्थ ऑफ एम, अब मैं बैंडविड्थ निकालूं अगर एफएम का, तो वो इनफाइनाइट होगा, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सफिशिएंट बैंड स्टैंड बैंड में, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम निकालू, तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम, है ना, बैंडविड्थ ऑफ यहाँ पे दे रखा है स्पेक्ट्रा जो है J6 इज नेग्लिजिबल दे रखा है, इसलिए हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल सकते हैं ओमेगा सी प्लस 6 ओमेगा, ठीक है ना, 6 ओमेगा एम से। तो निकालो इसका बैंडविड्थ, बैंडविड्थ निकाल तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ 6 ऑफ एफ एम, ठीक है ना। एन ऑफ एफ एम होता है ना वहां से फॉर्मूला से, बस वही निकाल रहा हूँ। क्या होता है, आप नेग्लिजिबल कर देते हैं ओमेगा सी प्लस एन ऑफ 6 ऑफ एन, एन का वैल्यू कितना है 6 है, 6 ऑफ ओमेगा एम, ठीक है ना। तो यहीं से आया ये, ठीक है ना, बेसिस इक्वेशन से। तो 6 ऑफ, तो 2 इंटू है, 2 इंटू 6, 6 2 इंटू एफ एम का वैल्यू जो अपना है वो 4 है, तो 48 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, वो अपना एफ एम का हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 220 रेशियो ऑफ the ratio of s upon n वाइडबैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एंड अपॉन द एस ऑफ एन का एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसका 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, एंड आइडेंटिकल टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा। तो उसने सीधे सीधे बोला कि आप फिगर ऑफ मेरिट निकालो, ठीक है ना, दोनों का फिगर ऑफ मेरिट का रेशियो निकालो, ओके ना। देखिए एफ एम का फिगर ऑफ मेरिट निकालो एंड फिर एम का फिगर ऑफ मेरिट निकालो, उन दोनों का रेशियो निकालो। यहाँ पे एम एफ क्या है, एम एफ इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम, है ना। तो ये क्वेश्चन ने दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ एफ ओ एम, फिगर ऑफ मेरिट जो होता है वो ऑफ एफ एम का, ठीक है ना। एफ एम का जो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है वो अपने को, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ फार्मूला, क्योंकि ये उतना मैं डेराइव करूंगा तब टाइम लगेगा। तो एम एफ का स्क्वायर ये होता है फिगर ऑफ मेरिट एफ एम का, ठीक है ना। और अगर मुझे एफ इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गामा ऑफ एफ एम, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 ऑफ एम एफ का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से गामा ऑफ एम अगर निकालो फिगर ऑफ मेरिट एम का, तो 1/3 होगा फॉर 100% मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ गामा ऑफ एफ एम, एफ एम अपॉन गामा ऑफ एम, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, 3/2 एम एफ का स्क्वायर अपॉन 1/3, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 9/2 एम एफ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 220 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा कैरियर वेव इज फेज मॉड्यूलेटेड विद फ्रीक्वेंसी डेविएशन दे रखा है, डेल एफ का वैल्यू दे रखा है, एंड सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी है, जो सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज दे रखा है। इफ द सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज 2 किलोहर्ट्ज, देन एज्यूम फेज डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, द बैंडविड्थ ऑफ पीएम सिग्नल, फेज मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो डेल एफ वन जो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। सबसे पहले फेज फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फिर बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा इंफॉर्मेशन सिग्नल का, तो एफ एम वन इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज, है ना, ये दे रखा है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है इतना से, ओके ना। डेल एफ वन जो है वो डेल एफ टू का इक्वल रहेगा 20 किलो हर्ट्ज, ओके ना, फेज मॉड्यूलेशन सही ना होता है, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप सेम उसी तरीके से एफ एम वन जो होगा वो एफ एम टू का भी इक्वल होगा 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना।
ये सारा क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ओके, अब मुझे निकालना है बैंडविड्थ, ठीक है ना, बैंडविड्थ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू कर्जन्स रूल, ठीक है ना, क्या कहता है वो, कि अगर मुझे बैंडविड्थ निकालना होगा पीएम का, फेज मॉड्यूलेशन का, तो वो जो फॉर्मूला होता है 2 ऑफ एफ एम प्लस डेल ए, है ना, ये ना फॉर्मूला क्या था। तो 2 ऑफ एफ एम का वैल्यू 2 प्लस डेल एफ का वैल्यू कितना है अपने पास 20, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो 44 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 221 का। 222 क्वेश्चन नंबर देखो, इन फेज मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज, फेज मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जो मेन जो पीएम का जो होता है, मेन पीएम देखो फेज मॉड्यूलेशन में जो पीएम का जो स्टेटमेंट लिखते हैं, पीएम ऑफ किस तरीके से लिखते हैं, एक्स टी ऑफ पीएम कैसे लिखाता है, तो वो लिखाता है एसी, ठीक है ना, एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एपी ऑफ एम टी, ठीक है ना। इस तरीके से इक्वेशन होता है जहाँ पे एम टी इज इक्वल टू क्या है, जहाँ पर एम टी इज इक्वल टू हो गया एम कॉस ओमेगा एम, ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे मैं फेज एंगल का बात करूं तो फेज एंगल वगैरह इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे डायरेक्टली निकालना है फेज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है डेल एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेविएशन के पी इंटू डी अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी अपॉन डी एम टी अपॉन डी टी, यानी कि मैसेज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ो तो के पी एंड डी अपॉन डी टी, यहाँ मैसेज सिग्नल क्या अपने पास एम कॉस ओमेगा एम ऑफ टी। ओके, और आगे बढ़ो तो क्या रिजल्ट आएगा, के पी ओमेगा एम एम, सॉरी कॉस का जो मैं डिफ्रेंशिएशन किया वो साइन होगा, तो साइन टैन ओमेगा एम टी। ओके, तो कहने का मतलब ये जो है ये अपना डेल एफ आया है। तो डेल एफ देख लो आप, डेल एफ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ओमेगा एम पे, है ना, डायरेक्टली डिपेंड मतलब कि डेल एफ जो है, डेल एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम है। ओके, तो जो अपना फेज मॉड्यूलेशन होता है जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉड्यूलेटिंग सिंगल फ्रीक्वेंसी के। ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरियर फेज सिग्नल, कैरियर फेज मॉड्यूलेटेड पीएम विद फ्रीक्वेंसी डेविएशन 10 किलोहर्ट्ज दे रखा है, सिंगल टोन है 1 किलोहर्ट्ज का, एंड सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा 2 किलोहर्ट्ज से। तो सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है ना। तो वही सेम, बस आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया इस पे मैंने बनाया है अभी जस्ट, अभी सेम क्वेश्चन बनाया मैं। इसका जो जस्ट जो पहले क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन रहेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन दे रखा है डेल एफ कौन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 किलोहर्ट्ज, है ना। फिर जो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है वो 1 किलोहर्ट्ज, है ना, सिंगल टोन का 1 किलोहर्ट्ज दे रखा है फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल का। अब जो अगर मैं बात करूँ अंडर सिंगल टोन के बात करूँ जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा डेल ऑफ एफ एम, जो डेल ऑफ एफ होगा, ठीक है ना, वो फेज मॉड्यूलेशन में वो जो इक्वल होता है के पी ऑफ ए एम एन एफ एम के, ठीक है ना, ये इक्वल होगा जहाँ पर अपना जहाँ पर अपना फेज डिविएशन जो है वो के पी एंड ए एम है। फेज डिविएशन क्या है वो के पी एंड ए एम अपना फेज डेविएशन है। तो जो फेज डेविएशन जो है सिंपली जो है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है ना, फेज डेविएशन जो रहता है वो अनचेंज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि फेज डेविएशन जो है अनचेंज है। तो कहने का मतलब अगर वो अनचेंज है तो जो डेल ऑफ एफ जो है वो पीएम का फेज मॉड्यूलेशन का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वो एफ एम हो गया, क्योंकि ये तो अपना फेज है ना, ये तो अनचेंज्ड है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली जो डिपेंड कर रहा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, एफएम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं एफएम को चेंज करूंगा तो ये भी चेंज होगा। तो मैं बात करता हूँ डायरेक्टली, अब वेन एफएम इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्स, ओके ना, इज इक्वल टू क्या होता है 2 ऑफ एफ एम वन। ओके, 2 ऑफ एफ एम वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो डेल ऑफ एफ ऑफ पी एम फेज मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू 2 ऑफ 10, एफ एम का वैल्यू दे रखा है 10, दैट इज 20 किलो हर्ट्स,
ठीक है ना। अब मुझे बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ निकालो। बैंडविड्थ ऑफ पीएम इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ऑफ डेल ऑफ एफ प्लस एफ एम, है ना, ये होता है फॉर्मूला। 2 ऑफ डेल एफ का वैल्यू जस्ट मैंने निकाला 20, ओके, प्लस एफ एम का वैल्यू जस्ट मैंने निकाला क्या आया 2। एफ एम का वैल्यू कितना अपने पास आया 2, ठीक है। तो सॉल्व करो तो अप्रोक्स ये आएगा 44 किलो हर्ट्स, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 2 to 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 224। मैसेज सिग्नल एमटी इज इक्वल टू दे रखा है इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ फेज ऑफ अ कैरियर एसी टू गेट अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल वाइट इज इक्वल टू इतना आ रहा है। तो बैंडविड्थ निकालो, इसका बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपली ये बोल रहा है बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले बैंड अगर इस सिग्नल को देखो एंड बैंडविड्थ को चेक करो, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू होता है 2 ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस, है ना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये होता है। यहाँ पर डेल एफ का वैल्यू क्या होगा, डेल एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई डी अपॉन डी टी। अभी जस्ट मैंने बताया ना डी अपॉन डी टी एंड एम ऑफ टी, ये होता है ना। तो ये अपना यहाँ पे सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ क्या हो जाएगा, इसको मैं डेल एफ को मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है ना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन को मैं कह सकता हूँ ना केपी ऑफ एम प्लस 1 एफ एम, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने बताया ना इसका इक्वेशन। तो देखो जो बैंडविड्थ जो है वो मॉड्यूलेट सिग्नल डिपेंड कर रहा है सिर्फ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे, मैसेज सिग्नल पे, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 देखो, अ सिंगल एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, एक्सप्रेस किया गया एफ ए टी इज इक्वल टू इतना। पीक फ्रीक्वेंसी डिविएशन इधर, पीक फ्रीक्वेंसी डिविएशन क्या होगा इसका। तो जो एंगल मॉड्यूलेशन दे रखा है, एंगल मॉड्यूलेशन में जो पीएम सिग्नल जो दे रखा है, पीएम इज इक्वल टू cos 2 इंटू 10⁸ पाई टी, सारा कुछ दे रखा है, ओके। तो इसमें जो इंस्टेंटेनियस एंगल होगा वो यानी थीटा आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ 10⁸ पाई ऑफ टी प्लस 75 साइन ऑफ 2 इंटू 10⁻³ पाई ऑफ टी, ओके ना। ये अपना फेज होगा, इसका एंगल होगा ये, ओके। अब इस एंगल को इसको सॉल्व करो, तो एंगल इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालो, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ओमेगा आई इज इक्वल टू डेल आई डी टी ऑफ टी, ये अपना इसको डिफ्रेंशिएट करो। इसको जब डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करने पे, तो ये तो कांस्टेंट है 2 इंटू 10⁸ पाई ऑफ टी पाई, ठीक है ना। ये तो चला गया डिफ्रेंशिएट करने पे, यहाँ पे 75 बचेगा, साइन का हो जाएगा cos 2 बाहर निकलेगा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू साइन का हो जाएगा cos 2 इंटू 10⁻³ पाई ऑफ टी, ठीक है ना, ये निकलेगा। अब यहाँ से पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालो, मुझे क्या निकालना है, मुझे पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना। तो जो पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल ओमेगा इज इक्वल टू 75, है ना, 75 इंटू 2 इंटू 10⁻³, ठीक है ना। ये अपना पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो जाएगा। अब मुझे निकालना है कि पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ कैरियर सिग्नल। तो अब मुझे पीक फ्रीक्वेंसी हो गया, लेकिन निकालना किसका है, कैरियर सिग्नल का निकालना। तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता है पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ कैरियर सिग्नल इज इक्वल टू डेल ऑफ ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। तो डेल ऑफ ओमेगा जिसमें निकाला 75 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ऑफ पाई, ठीक है ना, ये पाई यहाँ पे छूट गया था पाई, तो पाई हो जाएगा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेगा 2 पाई से 2 पाई, तो बचेगा कितना 675 इंटू 10⁻³ दैट इज कहने का मतलब 75 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना, 225 का सी हो जाएगा। 226 क्वेश्चन नंबर देखिए, एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय द एस ऑफ टी इज इक्वल टू cos 2 पाई टी 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ प्लस 3 30 sin 150t प्लस 40 cos 150t। तो क्वेश्चन ने बोला कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिविएशन एस ऑफ टी का फाइंड आउट करो, ठीक है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिविएशन। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने से पहले आपको सबसे पहले इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ आई इज इक्वल टू, आपको पता है, मैं पहले भी बताया कि डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा आई ऑफ टी, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फेज एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिलता है,
ओके ना। तो डी ऑफ अपॉन डी टी, एंड फेज एंगल क्या अपने पास है 2 पाई, 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई इंटू 2 × 10⁶ ऑफ टी प्लस 30 साइन ऑफ 150 ऑफ टी, ओके, प्लस 40 कॉस ऑफ 150 ऑफ टी, ठीक है ना। जब इसको सारा डिफरेंशिएट कर लोगे तो जो रिजल्ट आएगा, वो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 × 10⁶, ठीक है, 2 × 10⁶ प्लस 4500 कॉस 150 ऑफ टी माइनस 6000 साइन ऑफ 50 साइन ऑफ 150 ऑफ टी, ठीक है ना। तो ये अपना इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी अपना आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी डेविएशन मुझे निकालना है, ठीक है ना, दैट मीन्स डेल एफ निकालना है। ओके, तो डेल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी माइनस फेजर फ्रीक्वेंसी। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कितना है 1500 अपॉन 3 cos 15 150 ऑफ टी, 150 ऑफ टी, ओके ना, 3 cos 150 ऑफ टी माइनस 4 sin 150 ऑफ टी, ओके। ये हो गया, इसको सॉल्यूशन करो तो क्या रिजल्ट आएगा, सॉल्व करोगे तो 7500 cos ऑफ 150 ऑफ टी प्लस अल्फा, ओके ना। ये अपना रिजल्ट आएगा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो ये अपना अल्फा का वैल्यू आ गया, यानी कि अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो डेल एफ का जो मैक्सिमम पार्ट होगा ना उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दैट इज देखो जो मैक्सिमम पार्ट है वो 7500 ये अपना हो गया हर्ट्ज, ठीक है ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, दैट इज 7.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, तो यहाँ से भी अपना लिख सकते हो, यहाँ से एलिमिनेट करना तो ऑप्शन नंबर डी अपना एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन मैं चलो एक फेज डेविएशन भी निकाल दे रहा हूँ। तो फेज डेविएशन निकालने से पहले इसका सबसे पहले फेज का फेज निकालो, इस इक्वेशन का फेज क्या होगा, तो इस मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फेज निकालो तो एंड थीटा ऑफ टी क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ 30 साइन ऑफ 150 ऑफ टी, ठीक है, प्लस 40 कॉस ऑफ 150 ऑफ टी, ठीक है। इसका फेज निकालो तो फेज निकालेगा क्या आएगा 100 पाई ऑफ 3/5 साइन ऑफ 150 ऑफ टी प्लस 4/5 कॉस ऑफ 150 ऑफ टी, ठीक है ना। तो इसका फेज निकल रहा है, और आगे सॉल्व करो तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो रहेगा 100 पाई ऑफ साइन 150 ऑफ टी प्लस अल्फा डैश इसको कर लो, ठीक है ना, जो नया वाला रहेगा, वेयर अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, दैट इज जो मैक्सिमम फेज डेविएशन होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, वो 100 ऑफ पाई होगा, ओके ना, 100 ऑफ पाई रेडियंस। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर डी। तो वैसे भी एलिमिनेशन से लगा सकते थे, तो चलो इसका सॉल्यूशन दे दिया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 227। तो पूरा कंसीडर द एंगल मॉड्यूलेशन सिग्नल दे रखा है, तो एवरेज पावर ऑफ एक्स टी, इसका पावर निकालो, एवरेज पावर क्या होगा इस एक्स टी का, ठीक है ना। तो एवरेज पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे मान लो कि अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल है तो उसका पावर निकालने का तरीका क्या होता है, AC² अपॉन 2 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे AC का वैल्यू 6 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज कहने का मतलब 18 वाट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 228 क्वेश्चन नंबर, फॉर एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल द एवरेज पावर ऑफ एक्स टी, सेम क्वेश्चन है, वही सेम टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि इसका सिग्नल का पावर निकालो, पावर क्या आएगा सिग्नल का, तो एंगल मॉड्यूलेटेड है ना ये, एंगल मॉड्यूलेटेड का पावर सिग्नल क्या आएगा इसका, तो सेम वही है, तो लिखो AC² अपॉन 2, दैट इज कहने का मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 18 ऑफ वाट, ओके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 228 का। 229 क्वेश्चन नंबर देखो, अ बैलेंस मॉड्यूलेटर इज यूज्ड इन अ जनरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस मॉड्यूलेटर हम लोग यूज करते हैं किसको जनरेट करने में, डीएसबी एससी को, या फेज मॉड्यूलेशन को, या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या फिर टाइम को, ठीक है ना। तो ये इसमें किसको जनरेट करते हैं, तो जो बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है उसको मे बी डिफाइन है, मे बी अगर मैं उसको डिफाइन करूँ, बैलेंस मॉड्यूलेटर मे बी डिफाइन एज द सर्किट, ठीक है ना। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या है,
बैलेंस मॉड्यूलेटर एक तरह क्या है, वो तरह का सर्किट है, सर्किट, ठीक है ना, विच विच टू नॉन लीनियर डिवाइस होता है, ठीक है ना, टू नॉन लीनियर डिवाइसेस आर कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, आर कनेक्टेड, ओके ना, इन बैलेंस मोड, इन अ बैलेंस मोड, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं टू जनरेटर डीएसबी एसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए, ठीक है, टू जनरेटर, टू जनरेट और डीएसबी एसी, ठीक है ना, डीएसबी एसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम लोग बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 230, कंसीडर द फॉलोइंग, बोल रहा है फिल्टर सिस्टम, थर्ड मेथड, फेज शिफ्ट मेथड, बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो इनमें से बोला विच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड साइड इवेंट इन एसएसबी। एसएसबी में से अगर मुझे अनवांटेड साइड इवेंट को हटाना होगा तो किसको यूज करूंगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर मैं बात करूं वही सेम क्वेश्चन जिससे मैं बात कर रहा था कि अभी बैलेंस मॉड्यूलेटर का बात कर रहा था, कि बैलेंस मॉड्यूलेटर का जो काम होता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि सप्रेस करे, ठीक है ना, सप्रेस करना काम होता है, सप्रेस करना किसको, सप्रेस टू कैरियर, ठीक है ना, सप्रेस द कैरियर, कैरियर को सप्रेस करेगा एंड जनरेट करेगा डीएसबी, एंड जनरेट जनरेट डीएसबी एससी, ठीक है ना। मैंने बताया कि डीएसबी जनरेट करता है, बट जितना भी रिमेनिंग जो होता है, ऑल थ्री मेथड जो होता है, जिसे बैलेंस मॉड्यूलेटर को छोड़कर, बैलेंस मॉड्यूलेटर को छोड़कर बाकी जितना थ्री मेथड जो होता है, वो जो होता है एसएसबी एससी का रिमूविंग अनवांटेड सिग्नल को साइड वन को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है ना। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है, सप्रेस करता है कैरियर को डीएसबी एससी में, बाकी सारा जो है 1 3 2 ये जो है, ये अपना क्या करता है, इसका काम क्या है कि इसको अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड साइड वन को रिमूव करने का काम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 231, पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन, in a modulator, it is found that the amplitude spectrum consists of a component of at xc and a carrier frequency. One component is fc minus fs and fc plus fs. तो बोल रहा है कि ये कौन सा मॉड्यूलेटर जो है यूज किया गया, एम हो गया, एम और नैरो बैंड एफएम हो गया। अभी जस्ट मैंने बताया था, इससे पिछले मैं पहले क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ। तो मैंने बताया कि एफएम तो हो, एम तो होगा ही होगा, एंड एम के साथ नैरो बैंड एफएम भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया यानी अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड, सॉरी ये अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड, ये अपना हो गया एलएसबी हो गया लोअर साइड बैंड, ये हो गया यूएसबी, ठीक है ना, ये हो गया यूएसबी अपर साइड बैंड, ओके। तो ये सारा साइड बैंड दे रहा है, तो ये अपना एम भी हो जाएगा एंड फिर नैरो बैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 230 फर्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि ना सर्किट शोन इन द बिलो ट्रांसफार्मर और सेंटर टैप, ट्रांसफार्मर जो है सेंटर टैप दे रखा है, और बोल रहा है कि डेट कनेक्टेड इन द ब्रिज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आउटपुट बिटवीन 5 and 6 कंपोनेंट्स, आउटपुट बिटवीन 5 and 6 के बीच में क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा वो क्वेश्चन बोल रहा है, ओके ना। तो क्वेश्चन इजी है, सबसे पहले समझिए जो सर्किट दे रखा है वो एक तरह का रिंग मॉड्यूलेटर है। ये जो सर्किट जो है वो क्या है, एक तरह का रिंग मॉड्यूलेटर है ये, ठीक है ना, मॉड्यू ये जो है ये रिंग मॉड्यूलेटर है, ठीक है ना। इसको ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज बैलेंस, डबल बैलेंस मॉड्यूलेटर, डबल बैलेंस मॉड्यूलेटर कहा जाता है, ठीक है ना, ओके। तो इसमें इसका काम क्या है कि कैरियर को सप्रेस्ड करता है, ठीक है ना, इसका काम क्या है कि कैरियर को सप्रेस्ड करेगा, कैरियर को सप्रेस्ड करेगा, ठीक है ना। एंड जो रिमेनिंग टू जो रहेगा साइड बैंड्स एफसी, कैरियर को सप्रेस करने के बाद जो रिमेनिंग टू बैंड रहता है एफसी एंड एफएम, ये दे देगा अपने को, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब एफसी जो पहला आएगा 1 मेगाहर्ट्ज का है ना, 1 मेगाहर्ट्ज, दैट इज कहने का मतलब 1000 किलोहर्ट्ज, एंड जो अपना एफएम है 400 हर्ट्ज का है ना, दैट इज कहने का मतलब 0.4 किलोहर्ट्ज। ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो मुझे निकालना क्या है, एफ सी प्लस माइनस एफ एम, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकाल दो, जो आउटपुट कंटेंट कंपोनेंट्स होगा। तो सबसे पहले क्या एफ सी प्लस एफ एम करना, तो एफ सी प्लस एफ एम करोगे तो क्या आएगा 1000.4 आएगा। ये अपना हो गया एफ सी प्लस एफ एम हो गया, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 999.6, ये जो होगा एफ सी माइनस एफ एम होगा, तो दो कैरियर कंपोनेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 233, बोरा इन अ लो लेवल मॉड्यूलेशन एम सिस्टम द एम्पलीफायर फॉलोइंग द मॉड्यूलेटर स्टेज कैन बी। जो लो लेवल मॉड्यूलेशन एम होता है उसमें एम्पलीफायर के बाद क्या होता है, मॉड्यूलेटर स्टेज के बाद क्या होता है, ठीक है ना।
तो ये जो है एक तरह का लीनियर एम्पलीफायर लगता है। तो जो लो लेवल मॉड्यूलेशन होता है उसमें लीनियर एम्पलीफायर यूज किया जाता है आफ्टर मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इस तरह का अगर यूज ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस करेंगे तो वो क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है ना, जो भी सिग्नल रहेगा उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, इसलिए लीनियर एम्पलीफायर को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैसेज सिग्नल विद बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज दे रखा है एंड एलएसबी ऑफ मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल दे रखा है इन्होंने, रिजल्टिंग पास थ्रू द नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रखा है इन्होंने, तो बोल रहा है बैंडविड्थ ऑफ आउटपुट वुड बी, आउटपुट पे बैंडविड्थ क्या आएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सिंपली आप आउटपुट पे बैंडविड्थ जो निकालोगे, आउटपुट पे बैंडविड्थ जो अपना होगा डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, लेकिन चलो मैं उसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले एक स्पेक्ट्रा बनाओ, ठीक है ना, जो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा कैसा बनेगा, तो मैसेज सिग्नल अपना ये है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम से ही बना सकता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना, ये 10 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ दे रखा है इन्होंने, 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका जो एलएसबी एनएसबी जो है, इसका FC1 दे रखा है इन्होंने, यानी FC1 कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ FC1 इज इक्वल टू कितना, 10 to the power 6 हर्ट्ज दे रखा है, ओके ना। फिर नेक्स्ट जो है, मान लो ये पहले मैंने केस 1 लिया, आगे जिसका FC1 का वैल्यू 10 to the power 6 है। फिर एक क्या है कि एक नैरो बैंड है, ठीक है ना, ये कैसा है, एलएसबी एसबी है, ओके ना। यहाँ पे दे रखा है ये जो है ये कैसा है, लोअर साइड बैंड, ये जो मॉड्यूलेशन हो रहा है एलएसबी एसएसबी का हो रहा है, ओके, इसका है मॉड्यूलेशन। एंड नेक्स्ट जो आगे बात करते हैं, एक और जब मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं, कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनेगा। ये जो स्पेक्ट्रम होगा नैरो बैंड एफएम का होगा, ठीक है ना, नैरो बैंड एफएम का, ओके। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखना दो, 1 मिनट। ये जो है ना, ये फिगर इस तरीके से नहीं बनेगा। ये जो रहेगा अपना बेसिक ऑफ, ये जो इसको कहेंगे हम लोग, ये अपना मैसेज सिग्नल होगा, ठीक है ना, या मैसेज सिग्नल या मॉडरेटिंग सिग्नल ये अपना रहेगा। उसके बाद जो अपना केस 1 मैं लेता हूँ, सबसे पहले केस 1 लूँ, केस 1 ले लो। केस 1 में क्या रहेगा, सबसे पहले एक बनाओ स्पेक्ट्रम एनालिसिस, वो जो स्पेक्ट्रम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है -1000 एंड ये रहेगा 990, पहला सेकंड बैंड यहाँ आएगा अपना यूएसबी रहेगा, ठीक है ना, सॉरी एलएसबी रहेगा, लोअर साइड बैंड रहेगा, अपर साइड बैंड यहाँ पे रहेगा 990 एंड 1000, ठीक है ना। ये सारा कितना है, सब किलो हर्ट्ज में है, ओके ना। तो ये सारा कुछ दे रखा है इसने बोला, और ये जो अपना कैसा रहेगा, ये रहेगा एक्स ऑफ एसएसबी, ठीक है ना। इसका FC1 फ्रीक्वेंसी दे रखा है, FC1 इज इक्वल टू 10 to the power 6 हर्ट्ज, ठीक है। एक और बनाओ स्पेक्ट्रम केस 2 का, केस 2 का स्पेक्ट्रम बनाओ, तो वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक। ये स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका भी क्या ये रहेगा, ये जो रहेगा -FC1 एंड ये FC2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट जो कहलाएगा यहाँ बीच में अपना, ओके, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले का जो नाम रहेगा -FC2 रहेगा, ओके। एंड ये जो रहेगा अपना दे रखा है इन्होंने 10 किलो हर्ट्ज, ओके। इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये जो है अपना 10 किलो हर्ट्ज -FC1 -FC2, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना, किस तरीके में फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम ड्रा कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो मैं डायरेक्टली अब सिंपली बैंडविड्थ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ मुझे निकालना है, तो मैं आउटपुट बैंडविड्थ लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम की मैं बात करता हूँ, इस स्पेक्ट्रम का जो वैल्यू है वो FC2 -FC1 है ना, FC2 -FC1 है। एंड इस स्पेक्ट्रम का जो वैल्यू है, ये वाला स्पेक्ट्रम का जो वैल्यू है वो FC2 -FC1 प्लस 10 किलो हर्ट्ज है, ओके ना। बैंडविड्थ में निकालने का तरीका बता दो किस तरीके से बैंडविड्थ निकलेगा। इसका जो वैल्यू है FC2 प्लस FC1 -10 किलो हर्ट्ज, ओके। एंड इसका जो वैल्यू है वो FC2 प्लस FC1 है, ओके ना। अब बीच में अपना FC है, ओके, ये FC2 है बीच में। तो मुझे निकालना है क्या, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इसका यही ना होगा, बैंडविड्थ यहाँ से यहाँ तक बैंडविड्थ होगा। बैंडविड्थ देखो क्या हो रहा है कि 2 ऑफ FC1 हो रहा है, ठीक है ना, 2 ऑफ FC1 यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो 2 ऑफ FC1 आएगा। दैट इज कहने का मतलब 2 ऑफ FC1 मीन्स 2 इंटू FC1 का वैल्यू दे रखा है इंटू 10 to the power 6, ठीक है ना। तो इतना इसका हर्ट्ज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना, ये ना भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लो तो बेटर है, ठीक है ना, वरना तो इससे तो अपना आंसर आ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो एक केस 2 वाले से बन जाएगा आराम से, केस 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 235।
हो रहा क्या 100 मेगाहर्ट्ज कैरियर कैरियर है जो 1 वोल्ट का एम्पलीट्यूड है एंड 1 मेगाहर्ट्ज का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा बोल रहा है कि इन्वेलप ऑफ द रिजल्टिंग सिग्नल, इन्वेलप बताओ रिजल्टिंग सिग्नल का इन्वेलप क्या होगा, वो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना, तो इन्वेलप ऑफ रिजल्टिंग सिग्नल निकालने के लिए सबसे पहले आप इस मॉड्यूलेटर को देखो, ये जो ब्लॉक डायग्राम दे रखा है इन्होंने, इस ब्लॉक डायग्राम में आप नोटिस करोगे ये जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले आउटपुट में क्या आ रहा है, वाई ऑफ टी आ रहा है। ठीक है ना, आउटपुट में वाई ऑफ टी आ रहा है एंड यहाँ पे इसको क्या समर लगा रहा है 100 मेगाहर्ट्ज का 1 वोल्ट का 90 डिग्री फेज शिफ्ट का। ठीक है, तो आउटपुट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले देखो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस हाफ ऑफ कॉस 2 पाई 101। ठीक है ना, 101 इंटू 10 to the power 6, 10 to the power 6, 101 इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी। ठीक है ना, ऑफ टी प्लस साइन ऑफ 2 पाई इंटू 100 इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी। ठीक है, ये अपना जो आ रहा है, ये पूरा आपने, ये अपना आउटपुट आया, इसको और सॉल्व करो तो हाफ ऑफ कॉस 2 पाई। ओके, यहाँ पे इसको कह सकते हैं 100 प्लस 1 ऑफ टी। ठीक है ना, 10 to the power 6 ऑफ टी प्लस इसको ब्रैकेट क्लोज करो एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई, इसको कह सकता हूँ 100 इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी, ब्रैकेट क्लोज कर लो। ठीक है ना, और सॉल्व करो तो इसको फिर क्या करना है, इसको आपको टू साइन इंटू साइन पे तोड़ना है। ठीक है ना, तो जब तोड़ ताड़ का जो रिजल्ट आएगा पूरा तोड़ लोगे तो जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा अपने पास, मैं डायरेक्टली लास्ट वाला रिजल्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है, ये लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं इनवेलप डिटेक्टर लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, जब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि मान लो लेट, जो लास्ट में अपना पास ऑप्शन आएगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस 2 of पाई 100 इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी, बाहर में ब्रैकेट क्लोज करो, बाहर में रहेगा कॉस ऑफ 2 पाई। ठीक है ना, 10 to the power 6 ऑफ टी। ओके, प्लस इसका टर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये टर्म जो है ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, प्लस 2 पाई, सॉरी प्लस साइन 2 पाई 100 इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी। ओके, कॉस 2 पाई इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी। जब उसको सोल्यूशन करोगे ना, तो सोल्यूशन करने पे इसको जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये रिजल्ट आएगा। ओके ना, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ये आ रहा है। ओके, जब ये आएगा तो बस आपको कंसीडर करना है, लेट मानो लेट 0.5 ऑफ 1/2 को 0.5 कह रहा हूँ। ठीक है ना, कॉस 2 पाई इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी इज इक्वल टू मान लो आर ऑफ टी इंटू कॉस थीटा ऑफ टी। ठीक है ना, ये कर लो। दैट इज कहने का मतलब क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 0.5 tan ऑफ 2 पाई इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी साइन थीटा ऑफ टी। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकालो अपने आर ऑफ टी निकालो, आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.25 कॉस स्क्वायर 2 पाई इंटू 10 to the power 6 टी प्लस 1 माइनस 0.5 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये पूरा का होल स्क्वायर रहेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में 1 हो जाएगा, तो बचेगा 1.25। ओके, माइनस साइन ऑफ 2 पाई इंटू 10 to the power 6। ओके, एंड बाहर में टी, ये अंडर रूट में रहेगा पूरा। ठीक है, बाहर में टी है, सॉल्व करोगे तो बचेगा 5/4 माइनस साइन 2 पाई इंटू 10 to the power 6 ऑफ टी, ये अंडर रूट है। ओके, तो ये अपना जो आ गया, ये अपने इनवेलप डिटेक्टर आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है ना, 5/4 साइन 2 पाई इंटू 10 to the power 6, ऑप्शन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा था कंसीडर अ सिस्टम शोन इन द फिगर दे रखा है, तो उसमें से बोल रहा है कि आउटपुट क्या आएगा, वो डायरेक्टली आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट इज इक्वल टू निकालने के लिए पहले तरीका ये है
कि जो अपना स्पेक्ट्रम दे रखा है उस स्पेक्ट्रम को लो, ठीक है, आपके पास ये स्पेक्ट्रम दे रखा है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को क्या कर रहा है, बैलेंस मॉडरेटर से पास कर रहा है, ठीक है ना, विद कैरियर फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज से, फिर उसको हाई पास फिल्टर में जा रहा है, फिर उसके बाद बैलेंस मॉडरेटर लगा रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वाईटी, वो आउटपुट का स्पेक्ट्रम एनालिसिस बोल रहा है कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले जो अपना स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को सिंपली ड्रा किया हुआ ये, ठीक है। अब मुझे इस स्पेक्ट्रम को सबसे पहले बैलेंस मॉडुलेटर पे जाएगा, ये जो स्पेक्ट्रम है ये स्पेक्ट्रम जाएगा बैलेंस मॉडुलेटर पे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा बैलेंस मॉडुलेटर के पास जाने के बाद, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम है बैलेंस मॉडुलेटर क्या करेगा, दोनों साइड में शिफ्ट कर देगा। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पा रहा हूँ तो आप समझ जाना, दोनों साइड में शिफ्ट किया, और ये जो शिफ्टिंग कराएगा ये -7 से लेकर -10, डिफरेंस 3 का था, एंड -13, ठीक है। इधर जो रहेगा 7 से 10 to 13, ओके ना। ये जो हो जाएगा ये x1 मान लो इसको, ठीक है ना, x1, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा मान लो x1 है वो, ओके ना। अब फिर इसके बाद ये क्या करेगा कि एक हाई पास फिल्टर से पास कर रहा है ये, है ना, उसके बाद हाई पास फिल्टर से पास कर रहा है जिसका वैल्यू 10 किलोहर्ट्ज दे रखा है। तो जैसे ये हाई पास फिल्टर से पास करेगा तो इसके बाद फिर देखो क्या अगर पास करता है तो एक जनरेट करेगा, एक ग्रेटर देन 10 किलो पास फ्रीक्वेंसी है, फिल्टर से पास में आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगा, आउटपुट जो स्पेक्ट्रम होगा, वो आउटपुट स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे हाई पास से पास करेगा तो ये इस तरीके से होगा, है ना, एंड ये इस तरीके से होगा, ओके। यहाँ पे से -13 एंड ये -10, एंड ये अपना हो गया 10, एंड ये अपना हो गया 13, ओके ना। इसको मान लो ये अपना हाई पास से पास कर रहा है ये, ठीक है। जैसे ये हाई पास से पास किया, अब उसके बाद इसके बाद फिर नेक्स्ट इसको क्या करना है कि सेकंड मॉड्यूलेटर पे डालना है, ठीक है ना, सेकंड बैलेंस मॉड्यूलेटर पे डालोगे तो ये क्या करेगा, फिर इसको बैलेंस मॉड्यूलेटर पे डालो। ये बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि ये जो है ना फिर एक शिफ्ट कर देगा, तो एक इधर रहेगा, ठीक है ना, एंड एक और बगल में रहेगा, क्योंकि बैलेंस मॉड्यूलेटर से पास करते दो साइड में बांटता है ये हो जाएगा 1 एंड 3, ये हो जाएगा 23 एंड 26, ये और आगे जाएगा, ओके ना। तो अब मुझे क्या बोल रहा है कि इसका आप निकालो कि इसका पीक, ये स्पेक्ट्रल पीक आर क्या होगा, इसका पीक क्या है, स्पेक्ट्रल पीक, पीक मीन्स ये वाला पीक पूछ रहा है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ये पीक, ये जो पीक है ना ये पीक पूछ रहा है, इसका स्पेक्ट्रल पीक क्या होगा, तो ये जो वैल्यू आएगा स्पेक्ट्रल पीक जो वैल्यू आएगा, ये जो पीक देख लो ये जो कितना है, ये 2 किलो हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना, एंड 24 किलो हर्ट्स, ठीक है ना, यहाँ पे 2 रहेगा एंड ये जो रहेगा वो 24 रहेगा, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ द जनरेशन ऑफ एफएम। एफएम को इनडायरेक्ट वे से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, तो एफएम को जनरेट करने का सिंपल इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, वो इनडायरेक्ट मेथड जो होता है आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है ना, आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर से हम लोग इनडायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, ठीक है। ये लॉजिकली है, आप इसको थ्योरी बेस पे आया है, थ्योरी से आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल द वैरेक्टर डायोड कैन बी यूज्ड टू, वैरेक्टर डायोड को यूज करते हैं कौन सा मॉड्यूलेशन जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन जो अपना होगा वो एफएम मॉड्यूलेशन जनरेट करने के लिए अपना वैरेक्टर डायोड यूज करते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट में पूछेगा तो अपना जो रहेगा आर्मस्ट्रांग मॉड्यूलेटर रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट के लिए ये रहेगा एंड डायरेक्ट के लिए वैरेक्टर डायोड रहेगा, ठीक है ना, एफएम जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो एक सिग्नल दे रखा है एमटी, इसको पास किया गया टू द फेज मॉड्यूलेटर, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर दे रखा है हैविंग द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो पूछ रहा है केपी अपॉन केएफ इज इक्वल टू बताओ क्या होगा फेज डेविएशन में, ठीक है ना, केपी अपॉन केएफ। तो एक एफएम है एंड एक पीएम है, ठीक है ना, एक फेज मॉड्यूलेशन है एंड एक फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। एक फेज मॉड्यूलेटर हो रहा है जिसमें केपी है कांस्टेंट है, एंड फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में केएफ जो है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले देखो इसका एक इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। इसका मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा तो एस ऑफ एफ एम निकालूंगा, एस ऑफ एफ एम ऑफ टी, ठीक है। तो क्या निकलेगा, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है ना, प्लस 2 पाई के एफ 2 पाई के एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है ना, ये होता है। और फिर फेज फेज मॉड्यूलेशन का, ठीक है ना, जो अपना फेज मॉड्यूलेशन रहेगा ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फेज एंगल निकाल रहा हूँ मैं डी ऑफ टी, ठीक है ना, फेज निकाल रहा हूँ, इसका फेज निकल गया। उसके बाद इसको और सॉल्व करो तो 2 पाई के इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 तक है ना, 0 से 2 तक है, ओके ना, 0 से 2 तक है, तो 0 से 2 इंटू 2 ऑफ डी टी,
है ना। 2 इसका यूनिट है, मेन यहाँ तक वाला 2 है, ये दिख रहा है 2 लिखा हुआ। कि इसको सॉल्व करो तो आएगा 8 पाई ऑफ केफ, ठीक है ना। ये अपना आ गया फेज जो डेविएशन हो गया वो 8 पाई केफ आ गया। अब फेज डेविएशन निकालूंगा मैं एंगल मॉड्यूलेशन का, ठीक है ना। तो एंगल मॉड्यूलेशन का फेज मॉड्यूलेशन का निकालूंगा। तो एस ऑफ पी एम फेज मॉड्यूलेशन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन लिखो तो क्या होता है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी, ठीक है ना। इसका अगर फेज निकालो तो डेल फाइव ऑफ पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी एम ऑफ टी, ये इसका फेज होता है। दैट इज कहने का मतलब के पी का वैल्यू कितना है, 2 इंटू एम ऑफ टी, एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे दे रखा है ना, एम की का वैल्यू 2, तो 2 ऑफ के पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का सेम मैक्सिमम फेज डेविएशन, रेशियो फॉर द सेम मैक्सिमम डेविएशन, दोनों के लिए सेम मैक्सिमम डेविएशन का रेशियो निकालो। तो चलो निकालो, तो दोनों के लिए सेम बोला तो 2 के पी जो होगा वो इक्वल होगा 8 पाई ऑफ के ए, ओके ना। दैट इज कहने का मतलब के पी अपॉन के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 पाई अपॉन 2, दैट इज 4 पाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो 4 पाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 239 का। 240 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि एन एम्पलीट्यूड सिग्नल ऑक्यूपाइड द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द इतना टू इतना एंड इट इज डिमोडुलेटेड बाय द विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग डिमोडुलेट कर सकते हैं उससे। तो ये आंसर देखिए आप लगा सकते हो, इसके इनवेलप डिटेक्टर से हम लोग यूज करके इसको डिमोडुलेट कर सकते हैं यूजिंग इनवेलप डिटेक्टर। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि अपना सपोज मैं सिंपली गेमिंग जो सिग्नल रहेगा, मान लो अगर एम सिग्नल रहता है या डीएसबी ऐसे सिग्नल रहता है, मान लो सपोज अगर वो एम सिग्नल रहेगा या डीएसबी एससी रहता है, ठीक है ना, या फिर एम डीएसबी रहता है, एम या डीएसबी रहता है, ओके ना, ये विथ फुल कैरियर अगर रहता, तो ये अपना सिग्नल अगर ऐसा रहता तो भी होगा। तो अब मान लो सपोज अगर एम ओ एस भी रहता है, ठीक है ना, तो डीमोडुलेशन जो रहता है उसके लिए हम लोग 400 किलो हर्ट्ज पे लेके चलते हैं। तो जो हम लोग यूज करते हैं डीएसबी एससी एफसी के लिए डिमोडुलेट करने के लिए, वो उसको इनवेलप डिटेक्टर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 240 का, ठीक है। 241 देखो, द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आरसी इन अ सिंपल इनवेलप डिटेक्टर यूजिंग अ डायोड एंड आरसी सर्किट इज गवर्न्ड बाय, ठीक है ना, गवर्न्ड बाय द, इनमें से कौन सा है जो यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाईएस्ट मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड द डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो हाईएस्ट मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 241 का। 242 देखो, क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आरसी इनवेलप डिटेक्टर, आरसी को चूज करते हैं हम लोग, चॉइस करते हैं इनवेलप डिटेक्टर के लिए यूजिंग अ डायोड एंड द आरसी सर्किट इज गवर्न्ड बाय द, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन, दोनों का सेम ही आंसर है, एंड हाईएस्ट मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 243, एन एम सिग्नल इज डिटेक्टेड यूजिंग अ इनवेलप डिटेक्टर, एक एम सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है इनवेलप डिटेक्टर से, एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल 1 मेगाहर्ट्ज एंड द सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ द इनवेलप डिटेक्टर, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है इसका, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो एफ सी इज इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना, एंड एफ एम इज इक्वल टू दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप निकालो, क्वेश्चन ने बोला कि आप निकालो सीधे सीधे टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट इनवेलप डिटेक्टर के लिए। तो फॉर इनवेलप डिटेक्टर, फॉर इनवेलप डिटेक्टर 1 अपॉन एफ सी जो होता है वो लेस देन होता है आर ऑफ सी, आर सी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम होता है, ठीक है ना, इनवेलप डिटेक्टर के लिए। यहाँ पे 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू वेयर 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू जो होता है टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन, टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन एट रिकवर्ड आउटपुट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप कुछ नहीं, आप रेंज लिखो तो एफ सी 1 अपॉन एफ सी, ठीक है ना, यहाँ से लिखो तो 1 अपॉन एफ सी मीन्स कहने का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, लेस देन आर सी, तो आर सी रहने दो, ठीक है ना, इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम का वैल्यू 2 इंटू 10⁻3, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, क्या सॉल्व करने का आएगा, 10⁻6 ऑफ सेकंड, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, एफ एस को कन्वर्ट कर दिया टी में, तो अब सेकंड हो गया, ठीक है ना, ये आर सी हो गया, एंड ये हो जाएगा 500 ऑफ इंटू 10⁻6, ठीक है ना।
-6 ऑफ सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, इसको सॉल्व कर लोगे, जो रिजल्ट आएगा वो 20 माइक्रो सेकंड आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स 20 माइक्रो सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा 243 का। 244 क्वेश्चन नंबर देखो, द diagonal clipping in amplitude demodulation using envelope detector can be avoided in the RC time constant, ठीक है, envelope detector सिंप्लीफाई। तो बोल रहा है कि आप निकालो कंडीशन सेटिस्फाइड, कौन सा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। तो जो आरसी टाइम कांस्टेंट, आरसी इन्वेलप डिटेक्टर जो होता है, उसका पहले एक मैं सर्किट डायग्राम ड्रा कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्किट डायग्राम दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से होता है। तो ये अपना कैपेसिटर होता है, एंड उसके बाद रजिस्टर, एंड देन अपना यहाँ से आउटपुट मिलता है, ओके ना। ये अपना आउट रहेगा, वी आउट रहेगा, एंड ये अपना वी इन रहेगा, ओके। ये सर्किट, इसका टाइम कांस्टेंट जो होता है जस्ट मैंने बताया कि 1/FC जो होगा वो लेस देन इक्वल टू RC होगा, लेस देन इक्वल टू 1/W होगा, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ होगा, ओके। तो ये हो गया अपना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 245 क्वेश्चन नंबर, मैसेज सिग्नल m of t इज इक्वल टू cos 2 दे रखा है क्वेश्चन है, कैरियर सिग्नल भी दे रखा है। हो रहा कि टू प्रोड्यूस एन एम सिग्नल, तो फॉर डीमोडुलेशन के लिए, जनरेट करने के लिए एम सिग्नल को इनवेलप डिटेक्टर को यूज कर रहे हैं। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी डिटेक्टर शुड बी, टाइम कांस्टेंट आरसी निकालो, क्या होगा टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा, अगर टाइम कांस्टेंट बोले तो एफसी निकालो। एफसी इज इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, 1 मेगाहर्ट्ज, है ना। एफसी इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज, एंड फिर देन एफएम इज इक्वल टू दे रहा है 1 मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट कर दो 1 इंटू 10⁻⁶, ठीक है ना, हर्ट्ज हो गया। एंड फिर एफएम का वैल्यू दे रखा है ना, एफएम का वैल्यू दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। एफएम का वैल्यू क्या दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज। वो अपना एफएम होगी एंड एफसी होगी, ठीक है। 2 किलो हर्ट्ज हो गया। फिर नेक्स्ट मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना आरसी रेंज, ठीक है ना, रेंज ऑफ आरसी क्या होता है 1/FC से लेकर आर ऑफ सी से लेकर 1/FM, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो, तो 1/10⁻⁶ आर ऑफ सी, ठीक है ना, 1/2 इंटू 10⁻3, ठीक है ना, ओके। सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, सॉल्व करोगे फिर रिजल्ट डबल आएगा 1 माइक्रो सेकंड से लेकर 0.5 मिली सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 246, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमोडुलेटर कैन बी यूज फॉर द डिमोडुलेशन सिग्नल। इसको सिग्नल डिमोडुलेट करने के लिए कौन सा सिग्नल को यूज करेंगे, कौन सा डिमोडुलेटर यूज करेंगे। तो इसको करने के लिए सिंक्रोनस डिटेक्टर को यूज करेंगे, ठीक है, सिंक्रोनस डिटेक्टर। क्यों यूज करेंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर, क्योंकि इसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो m इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो 2 है, ठीक है, 2 है। क्योंकि m इज इक्वल टू जो 2 है, इसलिए हम लोग, क्योंकि इसका जो m का वैल्यू है, जो मान लो ये, एक मिनट, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू है m इज इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए क्या होगा, ये ओवर मॉड्यूलेटेड होगा, ठीक है ना, ओवर मॉड्यूलेटेड होगा। जब ओवर मॉड्यूलेटेड होता है तो इस सिग्नल को हम लोग जनरेट करते हैं सिर्फ सिंक्रोनस डिटेक्टर से, ठीक है ना, सिंक्रोनस डीमोडुलेटर से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 247, बोल रहा है कि एंड सर्किट प्रोड्यूस एंड आउटपुट इज इक्वल टू इतना, वेयर xt इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने, xt इज इक्वल टू इट्स इनपुट। तो दिस सर्किट प्रोड्यूस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सर्किट जो है जो प्रोड्यूस करेगा, रेक्टिफाइड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, पल्स मॉड्यूलेशन होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। ये जो होगा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस लिए होगा, तो पहले एक्सप्रेशन समझो। तो y ऑफ t इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y ऑफ t इज इक्वल टू दे रखा है a प्लस b ऑफ x ऑफ t का स्क्वायर, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो अपना जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक तरह का स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, स्क्वायर लॉ है, ठीक है ना, स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो एग्जांपल किसका एग्जांपल रहेगा, ये जो एग्जांपल है एक तरह का नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर का एग्जांपल है, नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस करता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, प्रोड्यूस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट 248 क्वेश्चन नंबर देखो, हो रहा क्वेश्चन की मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एम मॉड्यूलेटर का मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी निकालो। तो पावर एफिशिएंसी इट ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है, साइड बैंड पावर, ठीक है ना, दैट इज पीएसबी अपॉन टोटल पावर दैट इज पी ऑफ टी, ठीक है ना, इंटू 100%। ये अपना होता है परसेंटेज निकालने का। तो साइड बैंड पावर एम ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम ऑफ ए स्क्वायर, ओके। तो सॉल्व करो, ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये अपना बात करते हैं आप, अगर 4
maximum value of m, value of ma is unity, ठीक है ना, that is np जो max रहेगा, theta p is max is equal to 1/1 plus 1 का स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है। सॉल्व करोगे तो टोटल जो आएगा मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी 50% आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। 249 क्वेश्चन नंबर 3 को बोल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, रीजन बताओ। तो इट इज अवॉइड रिसीवर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 249 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 250 क्वेश्चन बोल रहा है इनवेलप डिटेक्टर इज एन इनवेलप डिटेक्टर जो है वो क्या है। इनवेलप डिटेक्टर जो है एक तरह का एसिंक्रोनस डिटेक्टर है, ठीक है ना, एसिंक्रोनस डिटेक्टर होता है इनवेलप डिटेक्टर। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यहाँ तक 250 तक मैं करा दिया हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 251 से लेकर आगे तक मैं कराऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।